तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और फाइनली आप लोगों का डिमांड था कि क्लास 10th मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाइए सर। तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि अब आप लोगों को डेली मैथ के वीडियोस मिलने वाले हैं। ठीक है, डेली मैथ के वीडियो मिलेंगे। देखिए, यूट्यूब क्या करता है कि 3 नोटिफिकेशन देता है। ठीक है, दिन भर में 3 नोटिफिकेशन दे देता है, तो इसलिए 3 वीडियो बनाया जा रहा है। लेकिन नहीं, मैं आप लोगों को बता दूं कि अब दिन भर में 4 वीडियोज आएंगे। ठीक है, लेकिन मैथ तो आपका डेली ही आने वाला है। अब मैथ जो आएगा वो आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा 40 या 45 मिनट का। और 40 के 45 मिनट में आप लोगों को बताऊं कि जो क्वेश्चन में आपको बता दिया उसको आप निश्चय रख लीजिए कि जो क्वेश्चन में बता दिया आप लोगों को उसको आप एक कॉपी पे नोट कर लीजिए कि वो क्वेश्चन आना तय है, उस कैटेगरी का आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। मेरे पे विश्वास कीजिएगा, जितना मैं डेली मैथ का बताऊंगा और आप लोगों को लगातार 1 महीने मैथ का वीडियो बना के अगर मैं दे दूंगा तो उससे क्वेश्चन आपका बाहर एक भी जा ही नहीं सकता। ठीक है, ये चैलेंज मैं देता हूं, आप लोगों को गारंटी देता हूं मैं आप लोगों को, इसीलिए पहले बात ही बता रहा हूं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डेली मैथ को वीडियोस मिलने वाली है। ठीक है, मैं वहाँ पे आप लोगों को प्रीमियम लगा दूंगा ताकि आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ इतने बजे अपलोड होगा। ठीक है, बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन डेली मैथ के वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आपको एक भी क्वेश्चन समझ में ना आए। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा, जितना क्वेश्चन बताऊंगा सबको समझिएगा, पूरा नोट कीजिएगा, वही क्वेश्चन आएगा, पूरा लगा के जाइएगा, मेरा वादा है। और जो भी क्वेश्चन बताऊंगा ना, जैसे एक वीडियो है, एक वीडियो में हर एक चैप्टर के क्वेश्चन रहेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, हर एक चैप्टर को देखने को मिलेगा आपको, और चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया हूं मैं, जाके आप चैनल के प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि पहला प्रश्न देख पा रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। और इसका मेन खासियत बात यह है कि द्विघात समीकरण जो दिया है ना आप लोगों का, देखिए द्विघात समीकरण 2 तरीके से लगता है। एक तो गुणनखंड विधि से आप लगा सकते हैं, एक सीधाचार्य नियम से। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है द्विघात समीकरण, ये आपको गुणनखंड विधि से लग ही नहीं सकता है, तो इसको हम सीधाचार्य नियम से लगाएंगे, जिसे द्विघाती सूत्र कहते हैं। तो कुछ लोग को मालूम नहीं रहता, वो लोग अपना लगाने लगते हैं, भाई द्विघात समीकरण इसमें सेट हो ही नहीं पाता है, पूरा का पूरा आंसर गलत आ जाता है। तो अब लिखा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 को हल कीजिए। अब ये गुणनखंड विधि से लग नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे कि इसे द्विघाती सूत्र से लगाएंगे। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसे, हल। तो देखिए हल यह होगा इस तरह कि सबसे पहले द्विघाती सूत्र होता क्या है, तो जिसे श्रीधराचार्य नियम कहते थे, मैं लिख देना चाहूंगा आप लोगों को, श्रीधराचार्य नियम। श्रीधराचार्य नियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यह नियम है और इसको आना ही चाहिए, यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न बनना तय होता है। श्रीधराचार्य नियम, श्रीधराचार्य नियम कहता है कि x बराबर, अगर x का वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, x बराबर माइनस के b, और यहाँ पे होता है प्लस माइनस, और इसके बाद करड़ी में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और पूरे पूरे बटे में होता है 2a। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर कि ए बी सी ये क्या है, तो ए बी सी का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा द्विघात समीकरण से, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। मतलब इस रूप में जो भी आपको दिखाई देगा सबको आप द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। यही द्विघात समीकरण का रूप होता है। इसी से किसी भी समीकरण को तुलना करके ए बी सी का वैल्यू निकाल कर बस इसी में रख देते हैं, आपका आंसर मिल जाता है। जैसे मैं ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण, आपको ये द्विघात समीकरण ये दे चुका है और कह रहा है इसको हल करना, तो इसको हल किया जाएगा श्रीधराचार्य नियम से। तो पहले इसका तुलना हम पहले इस द्विघात समीकरण के सूत्र से करेंगे और यहाँ एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करके पूछेगा कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन आपका पूरा क्लियर होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम उसको उतारेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2bx और माइनस के यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर 0 को यहाँ पे लिखेंगे को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पे, तुलना करने पे ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा, तुलना करने पर। तुलना किस प्रकार से किया जाता है तो मैं आपको बता दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस के कोष्टक में क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर 0 है ना। जस्ट इसी के नीचे उस फार्मूला को लिख दीजिए वाला, ये हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर और b का गुणांक क्या है बी एक्स और प्लस यहाँ पे क्या है सी बराबर 0। यहाँ तो इस तरह करके आपको तुलना करना है, इससे आपको मालूम चलेगा एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है तो एक छिपा होता है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो बचता है ना वो ए का वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ से ए बराबर आपका निकल गया क्या, 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ये सी एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो यहाँ बी
ठीक है। और बी का यहाँ पे वैल्यू जो हो गया क्या 2b, बी का वैल्यू क्या हो गया 2b, तो b बराबर यहाँ से अपन निकल गया 2b। इसी तरह सी, तो सी का गुणांक है, सी का पूरा ये वैल्यू हो जाएगा, सी का वैल्यू हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, एक इसका वैल्यू हो जाएगा सी का। तो यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू निकल गया ना। अब श्रेष्ठाचार नियम लिख कर यहाँ पे उसी पर रख देना है, तो लिख देना यहाँ से हो जाएगा, तो लिख देना है श्रेष्ठाचार नियम से। इसके बाद तब जाके आप लिखना है आपको श्रेष्ठाचार नियम से। अब श्रेष्ठाचार नियम से यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देना है। क्या होता है, तो x बराबर माइनस तो फार्मूले में ही होता है, देख लीजिए माइनस तो फार्मूला में होता है। कह रहा है कि b का वैल्यू, तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 2b आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2b, फिर प्लस और माइनस लगाएंगे, फिर करड़ी लगाएंगे। और करड़ी में होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर कर दीजिए, बी हमारे पास 2b है ना, तो इसको हम 2b का क्या कर देंगे, स्क्वायर ही कर देंगे। फिर माइनस, कह रहा है कि 4 लगाइए, फिर a लगाइए, c लगाइए, तो हम चलिए लिखते हैं 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1। फिर कह रहा है कि सी का वैल्यू लगाइए, तो सी का वैल्यू कितना है आपका माइनस का है, कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये पूरा माइनस में, फिर हमने करड़ी को पूरा रख दिया। फिर बटे में आपका है 2a, बटे में क्या है 2 और a, तो मैं लिखूंगा 2 और इंटू ए का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे लिखूंगा 1। अब यहाँ से हमने पूरा वैल्यू पुटअप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल दूंगा, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 2b और यहाँ पे प्लस और माइनस। ठीक है, करड़ी में इसको हल करते हैं, देखिए दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, अब बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर मतलब 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर रहने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 ही आने वाला है, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 4 ही आने वाला है। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा माइनस है, देखिए माइनस और ये आपका क्या है माइनस, माइनस में माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बीच में प्लस, 4 गुणा 1 में कर देंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, और कोष्टक में आपका क्या बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत ध्यान समझना, माइनस प्लस गलत हो जाएगा ना तो पूरा का पूरा आंसर गलत आ जाएगा, 2 को गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए तो हो जाएगा x बराबर माइनस के 2b और प्लस माइनस। ठीक है, करड़ी में यहाँ पे क्या आएगा, तो 4b स्क्वायर और प्लस इसका गुणा कर दें, 4 का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस 4 का गुणा b में करेंगे तो हो जाएगा 4b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब बटे में आ जाएगा यहाँ पे 2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 2b और प्लस और माइनस, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए प्लस 4b स्क्वायर से माइनस 4b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कोष्टक में बच जाएगा आपका 4a स्क्वायर और बटे में 2, करड़ी में 4 स्क्वायर ही बचेगा ना। चलिए आगे क्या कर दीजिएगा, x बराबर माइनस 2b और प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 बाहर, ए स्क्वायर का वर्गमूल a बाहर, तो 4a स्क्वायर का वर्गमूल 2a बाहर हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है ना आप लोगों को। चलिए इसके बाद आगे क्या करना है, इधर साइड जगह खाली है, मैं कर देता हूँ इधर, यहाँ तक तो हो गया ना आप लोगों को। अब इस चीज़ को आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर माइनस बी माइनस 2b और प्लस माइनस क्या है यहाँ पे 2a और बटे के 2। ठीक है, यही ना है, इसको आपको उतार देना है। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बार प्लस लेने पे एक बार माइनस लेने पे, क्योंकि प्लस और माइनस है तो यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव लेने पे, पॉजिटिव लेने पे मतलब एक बार चिन्ह क्या लेंगे पॉजिटिव लेने पर, तो चिन्ह को अगर पॉजिटिव आप लेते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस के 2b, बीच में आपको क्या है प्लस, तो प्लस 2a और बटे में यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ से x बराबर 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो 2 कॉमन ले लिया जाए, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा माइनस b और प्लस क्या बचेगा इधर a और बटे में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस b और प्लस a, x बराबर a आ गया। ठीक है, एक तो आपका ये आ गया, और एक क्या लेना है आपको निगेटिव लेने पे, क्या लेने पे निगेटिव। तो चलिए पेज तो हमारा पूरा यहाँ फुल हो गया है, पेज मुझे दूसरा लेना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पेज यहाँ पे ले लेता हूँ, आराम से चीज़ों को समझते चलिएगा। यहाँ पर लिखेंगे निगेटिव लेने पे, निगेटिव लेने पर, वहाँ पे पॉजिटिव लिया था, अब क्या लेंगे निगेटिव, तो निगेटिव लेने पे क्या होगा सेम वही चीज़, x बराबर माइनस 2b, यहाँ प्लस लिया था तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, माइनस के हो जाएगा 2a और बटे के यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो सिंपल करना क्या है, x बराबर यहाँ से 2 कामा ले लेंगे तो बच जाएगा माइनस b और माइनस a और बटे में 2, तो 2 से 2 क्या जगह कैंसिल, तो यहाँ x बराबर माइनस b और माइनस a, ये का वैल्यू आ गया यहाँ पे।
तो x बराबर माइनस बी माइनस ए और x बराबर माइनस बी प्लस ए, ये इसका हल निकल गया। तो यह प्रश्न 2020 में पूछा गया था और इससे बताने का पर्पस यह था कि 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर भी आपने देख लिया और ये देख लिया कि द्विघात समीकरण जो कि गुणनखंड विधि से नहीं लगता है तो श्रीरचार्य नियम से कैसे लगता है। ठीक है, तो इससे आपको पूरा ज्ञान हो गया होगा। और हमको तो नहीं लगता है कि अभी एग्जाम में भी कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया है कि द्विघात समीकरण को द्विघाती सूत्र से लिखिए, ठीक है, चाहे बोलेगा चाहे नहीं बोलेगा, वो तो डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन में तो बोल ही देता है कि इसको आप द्विघाती सूत्र से लगाइए, और नहीं बोलेगा तभी भी आप फैक्टर नहीं इसको कर पाएंगे तो हमेशा सिद्धाचार नियम से ही लगेगा। ठीक है, तो यह बात है। आई होप आपको यह पहला और प्रश्न तो क्लियर हो गया होगा। द्विघाती सूत्र से किसी भी द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं ये चीजें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन बनना तय होता है एग्जाम में, और इसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, 2019 का क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, और यहाँ से बनना प्रश्न फिक्स होता है। अभी आपको मालूम चल जाएगा कि यदि बिंदु ए जिसका निर्देशांक है x, y, बिंदु बी जिसका निर्देशांक है -5, और बिंदु सी -4, संरेख हो। ये तीन बिंदु हैं जो कि संरेख मतलब होता है कि एक ही रेखा पे हो। तो x और y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबको मालूम है कि जब बिंदु संरेख होता है तो उस समय त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। सबको मालूम है कि नहीं, बताइए ईमानदारी से आप लोग बताइए। तो चलिए बस काम कर देंगे। हमको देखिए हल कैसे करेंगे। यहाँ पे हमको बोला तीन बिंदु है, तीनों बिंदु संरेख हैं। तो जैसे मान लेता हूँ पहला बिंदु ए है, ए का निर्देशांक दिया हमें क्या है x, y, आपको नोट करना है। ठीक है, फिर कामा बी आपका दिया है -5, 7, और एक बिंदु सी है जिसका निर्देशांक है -4, 5। ठीक है, ये क्या है, संरेख है। क्या है यह, संरेख है। ये बिंदु संरेख ही है, यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए बिंदु जो है, बिंदु कौन, ए बी सी जो है वह संरेख है। क्या है, संरेख। आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये प्रश्न बनना तय यहाँ से, संरेख है। जब भाई संरेख है तो इसलिए मैं कह दूंगा कि जो त्रिभुज ए बी सी का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं, ए बी सी का जो अगर मैं एरिया निकालूं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल 0 के बराबर आएगा। क्या आएगा, 0 के बराबर। और सबको मालूम है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/2 और x1 और कोष्टक में y2 - y3 और प्लस x2 y2 हो गया ना, y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2 ये तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ये बराबर होने लगेगा किसके, 0 के, क्योंकि संरेखीय की बात हो रही है। ठीक है, अब इसी फार्मूले पर वैल्यू रख देना है x1 x2 x3 का। तो अब आप सोचेंगे कि x1 x2 कैसे है, तो ये पहला पॉइंट क्या है, x, y, तो इसमें आपका यह वाला होता है x1 और यह होता है y1। क्लियर, यह वाला पॉइंट होता है आपका x2 और यह होता है y2। यह वाला बिंदु होता है x3 और यह होता है y3। अब तो सब कुछ आपको डिफाइन हो गया, बस मान रखना है। ठीक है, क्योंकि संरेखी है तो क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। चलिए अब वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 1/2 और कोष्टक में x1 को पकड़िए, तो x1 है यहाँ पे x, तो यहाँ पे लिख दूंगा x, कोष्टक में y2 कहाँ गया भाई, यहाँ पे क्या है 7, रखिए 7, माइनस y3 कहाँ भाई, y3 की जगह 5 रखना है, मैं रखूंगा 5, कोष्टक को बंद कर दिया ना, प्लस x2 का हमारे पास -5 है, तो -5 हम कोष्टक में लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि एकदम अच्छे से चिन्ह समझ में आए, -5, फिर बड़ा कोष्टक लगा के y3 क्या है यहाँ पे, तो y3 यहाँ पे 5 है, तो y3 की जगह लिखेंगे 5, माइनस y1 कितना है y, तो यहाँ लिखूंगा y, कोष्टक बंद, और प्लस x3 क्या है -4, तो यहाँ पे -4 फिर कोष्टक कर दूंगा, फिर y1 कितना है y, तो y2 कितना है y, तो y2 7 है, तो यहाँ पे लिखूंगा 7, और बराबर क्या लिखूंगा 0। ठीक है, इतना करने के बाद इस तरह हमने लिख दिया। अब इसे हल किया जाएगा। हल कैसे, आगे बढ़ते हैं आराम से। एक भी चिन्ह गड़बड़ हुआ तो पूरा आंसर गलत आ जाएगा, बता दे रहा हूँ। इसी तरह ध्यान से कीजिए। ये हो जाएगा आपका 1/2, बड़ा कोष्टक लगा देंगे, ये हो जाएगा x, कोष्टक में 7 में से 5 गया तो बचेगा 2, कोष्टक को बंद कर दिया जाएगा, और प्लस। ठीक है, यहाँ पे देखिए
प्लस का गुणा इस माइनस में होगा तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस कर दिया जाए। चलिए माइनस कर दिया जाए, प्लस गुणा माइनस में होगा तो माइनस, ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, फिर कोष्टक में यहाँ पे 5 माइनस वाई छोड़ दीजिए उसको, फिर प्लस गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा माइनस के क्या 4, ये कोष्टक में वाई माइनस 7 छोड़ दीजिए बराबर 0। अब नीचे से इसको हल किया जाएगा बढ़िया से, ये हो जाएगा 1/2 कोष्टक में 2 को गुणा x में होगा तो हो जाएगा 2x। ठीक है, माइनस 5 को गुणा इस 5 में होगा तो हो जाएगा -25, माइनस गुणा इस माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस, 5 को गुणा y में होगा तो हो जाएगा 5y। इसी तरह -4 को गुणा y में होगा तो हो जाएगा -4y, माइनस गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस, 7 चौका 28। ठीक है, कोष्टक को कर दीजिए बंद बराबर 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 1/2। आगे देख लेते हैं भाई, तो यहाँ से फिर क्वेश्चन बनने वाला है, 2x को छोड़ दीजिए यहाँ पे, माइनस के 25 और प्लस के 28, माइनस के 25 और प्लस के 28 क्या हो जाएगा, तो -25 + 28 बच जाएगा +3, क्योंकि बड़े में से छोटे को घटाते हैं, और प्लस 5y - 4y, प्लस 5y - 4y मतलब कि प्लस y, 5y में से 4y जाते हैं 1y बचेगा ना, बराबर क्या आ गया 0। अब एक चीज ध्यान दीजिए, 2 यहाँ भाग है, 2 को इधर भेज देंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा गुणा में, तो इसको लिख देंगे, बच जाएगा 1 का गुणा इसमें करेंगे तो उतना ही आने वाला है, 2x + 3 + y बराबर 2 भाग में था उधर गया तो 2 को गुणा 0 में करेंगे तो आ जाएगा 0 ही आने वाला है। ठीक है, इसको आप सजा के लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं, 2x, y को पहले लिख लीजिए, 3 को बाद में लिख लीजिए बराबर 0। हम क्या पूछा क्या था हमसे कि x y में संबंध ज्ञात कीजिए, तो देखिए x y में यही संबंध लास्ट में निकल गया। ठीक है, तो कभी कभी एक्स वाई में संबंध पूछ लेता है, कभी कभी किसी का वैल्यू पूछ लेता है, तो सेम ऐसी पैटर्न पे लगाएंगे तो वहाँ पे किसी का वैल्यू पूछेगा तो वहाँ किसी का वैल्यू निकल जाता है। लेकिन इसमें हमसे पूछा था कि एक्स वाई में संबंध, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यही तौर तरीका होता है कि जब कहता है कि 3 बिंदु देकर कहेगा कि संरेखीय है, पूछेगा एक्स वाई में संबंध, चाहे पी का चाहे के का वैल्यू पूछ लेता है, तो सेम प्रोसेस पे ऐसे ही लगाएंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। तो हमको तो नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगा, यहाँ से प्रश्न बनना तय है, एक चीज़ रख लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आप लोग बताइएगा, मैथ में कोई दिक्कत है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा कि इसमें परेशानी हो रही है समझने में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए यह प्रश्न लिख लीजिए, गारंटी है कि यह प्रश्न आना तय है। ठीक है, इससे एक प्रश्न बनता ही बनता है, और यह प्रश्न जो पूछा गया था तो 2020 में भी और यह प्रश्न 2019 में भी, ये दोनों सत्र में प्रश्न पूछा गया था, और ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, मतलब ये प्रश्न बनना तय होता है, आप लोग जानते हैं। अगर प्रीवियस ईयर पेपर आपने देखा होगा तो मालूम होगा, नहीं देखा है तो आप जाके डायरेक्ट दीजिएगा, 2022 में आएगा ही। ठीक है, कह रहा है कि sin 3a बराबर cos a - 26 अंश, और यहाँ जो 3a है एक न्यून कोण है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमको a का वैल्यू पूछा है और दिया हमको क्या, हमको दे रखा है कि sin 3a बराबर दे रखा है यहाँ पे cos a - 26 अंश दे रखा है, और कह रहा है कि 3a एक न्यून कोण है तो a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक फार्मूला होता है यहाँ पे, वो फार्मूला जानेंगे तभी होगा कि sin 90 - थीटा बराबर होता है cos थीटा, और एक फार्मूला बन जाता है यहाँ से उल्टा जस्टिस का कि cos अगर 90 - थीटा रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे, तो उसको sin थीटा लिखेंगे, यही तो होता है। sin 90 - थीटा cos थीटा और cos 90 - थीटा sin थीटा होता है। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे अगर sin 3a है, क्या यह sin 3a, तो क्या इस sin 3a को मैं लिख सकता हूँ इस तरह कि ये तो cos 90 - 3a है, कोई दिक्कत, क्योंकि cos 90 - थीटा sin थीटा, तो cos 90 - 3a sin 3a होगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो sin 3a को मैंने लिख सकता हूँ cos 90 - 3a, आराम से लिख सकता हूँ इस फार्मूले के हिसाब से, क्योंकि sin 90 - थीटा cos थीटा और cos 90 - थीटा sin थीटा, तो sin 3a को मैंने लिख लिया cos 90 - 3a, क्योंकि cos 90 - 3a sin 3a होता है, बराबर इधर आपका जो है उतार दीजिए cos a माइनस क्या है 26 अंश, यहाँ cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बच जाएगा आपका 90 - 3a बराबर a - 26 अंश। अब ये हो जाएगा 90 -26 इधर आएगा तो +26 हो जाएगा, बराबर इधर बच गया a, -3 उधर जाएगा तो +3a हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा आपका
6 और 9 दूई 11, 116 बराबर 3a और 1 मिल के हो जाएगा 4a। ठीक है, और यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो हो जाएगा 116/4, कटा देंगे तो 4 दूनी की 8 और 4 9 36, 29 बराबर a, मतलब a का वैल्यू आ गया 29 डिग्री। ठीक है, और ये हमसे वैल्यू पूछा था कि ए का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये ऐसे ही प्रश्न आपको बनेगा 2022 में। ठीक है, यहाँ कुछ अलग दे सकता है, 4a का देगा, 2a का देगा, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, प्रोसेस सेम आपका यही रहने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रश्न नंबर तीसरा क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर तीसरा क्लियर, तो प्रश्न नंबर चौथे की तरफ बढ़ चलते हैं, उसको देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाना आना ही चाहिए आप लोगों को। 2022 बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, एक गारंटी है मेरी। ठीक है, प्रश्न यह है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पाई का मान आप 3.14 ले सकते हैं, और कड़ी में 3 का वैल्यू आप 1.73 का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये प्रश्न क्या करा, इसके लिए डायग्राम फ्रेम करना पड़ेगा। करा कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। अब समझिए ध्यान से, ये आपका वृत्त है, क्या है, वृत्त। अब यह वृत्त का केंद्र है, और कोई जीवा, मान लेता हूं कि ये एक जीवा है, जीवा मान लेता हूँ ये जीवा आपका पी क्यू है। अब ये जीवा पी क्यू केंद्र पे 60 अंश का कोण अंतरित करती है, मतलब यहाँ मिला दूं तो यह केंद्र पे कितने अंश का कोण बना रही है भाई, तो केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रही है। और त्रिज्या कितनी है इसकी, 15 सेंटीमीटर, मतलब यह 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, यह भी कितनी है, 15 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। तो वही कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त में कोई एक जीवा पी क्यू है जो केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित कर रही है। तो हमसे कह रहा है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल बताइए, लघु वृत्त खंड का, और जो बड़ा आपको दिखाई दे रहा है उसका दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कोई मान लेता हूँ पॉइंट आपका ए है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है, लघु वृत्त खंड का और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो चलिए देखिए कैसे निकलेगा यह। सबसे पहले जो चीज दिया रहता है उसको आराम से लिखते हैं, हल करते समय जो जो चीज दिया है उसको लिखेंगे। देखिए वृत्त की त्रिज्या हमको दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। इसी तरह सिस्टमेटिक ढंग से आपको करना है एग्जाम में। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितना दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या को आर से नोट करते हैं, तो आर बराबर कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर में लिख दिया। और जीवा आपका पी क्यू दिया है, जो केंद्र पर कितना टुकड़ा बना रहा है, 60 अंश का, तो लिखेंगे हम कि जीवा पी क्यू, जीवा पी क्यू द्वारा, जीवा पी क्यू द्वारा केंद्र पर, केंद्र मान लेता हूं ओ, इसको केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित मतलब बना रहा है कोण, अंतरित कोण, और कोण को हम थीटा से नोट करते हैं, थीटा बराबर कितना बना रहा है, 60 डिग्री। क्या बना रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, मतलब पी ए क्यू, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल यही पूछा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हमसे पूछा क्या है कि संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत लघुखंड वृत्त का, संगत लघुखंड क्या है, यहाँ पर लिख देता हूं पी ए क्यू है, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा, सबसे पहले मैं एक ये आपको जो त्रिज्यखंड दिखाई दे रहा है, त्रिज्यखंड मतलब क्या, ओ पी ए क्यू, ये पूरा का पूरा त्रिज्यखंड में से, ये पूरा का पूरा त्रिज्यखंड में से अगर ये आपको जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि दो भुजा बराबर है, समबाहु त्रिभुज में तो ओ पी क्यू, अगर माइनस कर दूंगा तो यही बचेगा ना। तो आराम से मैं लिख सकता हूँ संगत लघु वृत्तखंड पी ए क्यू का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो ये कैसे आएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड किसका, ओ पी ए क्यू, ओ पी ए क्यू का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकालकर अब माइनस कर दूंगा इसमें त्रिभुज का, त्रिभुज का दो भुजाएं बराबर है तो इसलिए समबाहु त्रिभुज है, तो माइनस कर दूंगा समबाहु, समबाहु त्रिभुज किसका, ओ पी क्यू का क्षेत्रफल,
OPQ का क्षेत्रफल क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो आपका संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसके लिए हमें पहले त्रिज्यखंड OPAQ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड OPQ, कोई भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, यही होता है। अब माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, करड़ी में 3/4 और a स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर होता है। बस चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो यार थीटा कितना अंश कोण बना रहा है, 60 अंश का, तो 60 अंश बटे क्या हो जाएगा 360। ठीक है, पाई का मान बोला था कि आप 3.14 ले सकते हैं, तो ले लिया। त्रिज्या हमारे पास 15 है, तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 15 × 15 लिख दूंगा इसको। माइनस यहाँ पे इसका निकालूंगा तो करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा यहाँ पे क्या है वही 15, क्योंकि त्रिभुज का भुजा यही तो त्रिज्या ही कहलाएगी ना, तो 15, तो हो जाएगा आपका 15 × 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसको हल करेंगे तो काट दीजिए, कितने बार कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए, तो 3 दशमलव क्या हो जाएगा 1 4 5 दर में 15 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 225, और बटे में बच गया यहाँ पे क्या 6 माइनस। कड़ी में 3 का वैल्यू बोला था कि 1.75 ले सकते हैं, तो हमने 1.75 ले लिया, और 15 में 15 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 225, और बटे में यहाँ बच गया आपका 4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 225 में भी है, 225 इसमें कॉमन ले लूँ, जैसे ही 225 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बच जाएगा आपका 3.14 बटे में कितना बच गया 6, और माइनस इधर बच गया 1.75 बटे में कितना बच गया 4 कोष्टक में। ठीक है, अब देखिए अब इसको आपको हल करना है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हल कर देता हूँ मैं यहाँ पे। जब इसको हल करें यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेके फिर गुणा कर दीजिए, एलसीएम करेंगे हल लेके हल कर, तो 20.4375 ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा आपका इसका क्षेत्रफल। ठीक है, इसको हल कर दीजिए। अब इसमें क्या है, एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ पे जो आएगा उसको गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। इसके बाद अब यहाँ पे मैं पृष्ठ तो भर गया, तो ये किसका क्षेत्रफल निकला है आपका त्रिज्यखंड O, ये जो क्षेत्रफल आपका निकल गया है तो निकल गया आपका संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु जो मैं आपको ड्रा किया हूँ रंग के, इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको बड़े वाला का निकालना है। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे दूसरा पेज लेता हूँ, लिखूंगा यहाँ पे। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये बताइए कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा कि सबसे पहले आप पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर यह लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो यही ना बचेगा। तो चलिए सिंपल वही काम तो करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। पहले आप पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया जाएगा। अब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा पाई का वैल्यू बोला था कि 3.14 रख सकते हैं। त्रिज्या हमारा कितना था 15, तो इसको लिखेंगे 15 × 15, तो ये हो जाएगा आपका 3.14, 15 में 15 मतलब 225, और यहाँ गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, लेकिन हमको चाहिए का दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे, अब इसको हटाइए, इस पे लिखते हैं, ये तो हो गया ना यहाँ पर। इसके बाद लिखेंगे ये तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया, हमको चाहिए दीर्घ, तो लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दूंगा क्या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो एक बार बता दिया जाए, अरे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आपने निकाल दिया, इतना घटा देंगे, ये वाला पोर्शन घटा देंगे तभी नहीं वाला इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो वही चीज लिखा है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आपका आ गया है 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना था 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस कर दिया जाएगा तो बच जाएगा आपका
कि 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह बच जाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए इस तरह आपका ये आंसर आ गया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो मतलब ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न बनना तय है, ठीक है, एग्जाम में, और बनेंगे प्रश्न, और इसको आप आराम से करके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने बताया क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं, उसको देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए यह प्रश्न छोटा है लेकिन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोले का जो आयतन है इससे एक प्रश्न बनना तय होता है। 2019 और 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और छोटा ये प्रश्न है लेकिन प्रश्न बनना तय है, मतलब पूछ लेता है कि गोले का आयतन क्या होगा। जैसे यहाँ लिखा है कि यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए वक्र पृष्ठ दे रखा है और उसका आयतन पूछा है, ठीक है। तो चलिए देखिए किस प्रकार इसे लगाएंगे, बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ। तो हल सॉल्यूशन इसका, जो चीज़ दिया है लिख लेता हूँ। हमको एक गोले का वक्र पृष्ठ दे रखा है, तो लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है भाई, तो गोले का वक्र पृष्ठ दे रखा है, लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठ। और गोले का जो वक्र पृष्ठ है वो दे रखा है हमको कितना, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और सबको मालूम है कि गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो उसका फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। गोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है हमको, 36 पाई दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि पाई से पाई को कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ से आर स्क्वायर के वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 36/4, और यहाँ से काट देंगे तो आर स्क्वायर बराबर 4 9 36, ठीक है। और यहाँ से आर कैलकुलेट करेंगे तो ये वर्ग है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, वर्गमूल में, ठीक है। तो करड़ी में 9 आ जाएगा, तो आर बराबर वर्गमूल क्या हो जाएगा 3। वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस में निकलता है, तो माइनस तो होगा नहीं, इसलिए हमने प्लस लिया है। तो आर बराबर 3 सेंटीमीटर, आर के वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गया। अब हमसे पूछा था कि गोले का आयतन, तो अब लगाएंगे गोले का आयतन का फार्मूला याद रहेगा तो आराम से लगा पाएंगे। गोले का आयतन, ठीक है। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोले का आयतन। तो यहाँ से आप आराम से निकाल पाएंगे, तो लिख दीजिएगा 4/3 पाई और गुणे आर, आर के वैल्यू मतलब 3, तो 3 का क्या कर दिया जाएगा क्यूब, 3 का क्या कर दिया जाएगा क्यूब। तो ये हो जाएगा यहाँ से 4/3 पाई और 3 का क्यूब 27, काट दीजिए, 3 9 27, 9 चौको 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए क्यूब है क्योंकि यह आयतन निकल रहा है। तो 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये आंसर हो गया गोले का आयतन। तो देखिए यहाँ से प्रश्न बन जाता है, प्रश्न इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि 2019 2020 में पूछा गया था, ठीक है। तब फार्मूला याद होना चाहिए कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और गोले का वक्र पृष्ठ 36 आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये सभी फार्मूले याद होने चाहिए, तब ये क्वेश्चन लगेगा, अन्यथा नहीं लगता ये सब प्रश्न, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर 5वां, ठीक है। चलिए आगे की क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और यह प्रश्न बता दूं कि बनना तय है 2017 में, 2018 में, 2019 में, और NCERT का यह प्रश्न है, ठीक है। और यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इस प्रकार के बनना क्वेश्चन तय है भाई, ठीक है। इसको एकदम दृढ़ निश्चय रख लीजिए कि इस तरह का बनना क्वेश्चन तय है, और एग्जाम में आप बहुत अच्छे से स्कोर करके इसका आएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही सिंपल है। आयताकार पार्क है, यहाँ मैं डायग्राम फ्रेम करना चाहता हूँ छोटा सा। ये आयताकार हमने पार्क बना दिया, ठीक है, और इसका नाम दे देता हूँ A, B, C और D, ठीक है। ये इसकी क्या होती है, चौड़ाई, और इसकी लंबाई, और आयत के आमने सामने भुजा बराबर होता है, आप जानते हैं, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये होता है, ठीक है। कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की जो लंबाई है ना, ये वाली लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, उसकी चौड़ाई से 8 मीटर क्या है, अधिक है। ये हमसे क्वेश्चन बोला है। तो बताइए जब तक चौड़ाई आपको मालूम नहीं रहेगी
तो 8 मीटर अधिक लंबाई कर पाएंगे आप? कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप चौड़ाई को मानना पड़ेगा कि यक्स। अगर चौड़ाई यक्स है तो ये भी चौड़ाई यक्स हो जाएगी। जैसे ही चौड़ाई आपने यक्स माना तो लंबाई तुरंत आप बता पाएंगे कि लंबाई जो होगी ना वो चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, तो मतलब कि चौड़ाई हमारा यक्स है, तो उसमें 8 मीटर एक्स्ट्रा करके लंबाई ज्ञात कर लूंगा, तो तुरंत मालूम चल जाएगा कि लंबाई हमारा यक्स प्लस 8 मीटर है। ठीक है, तो ये दो चीज आपको मानना ही पड़ेगा शुरू में। तो चलिए हल करते समय यहाँ पे लिखेंगे कि पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। ठीक है, और क्षेत्रफल दिया हमको 240 मीटर। यहाँ पर लिखेंगे कि माना पार्क की चौड़ाई, माना पार्क की चौड़ाई, तो माना पार्क की चौड़ाई कितना हो जाएगा? यक्स मीटर आपने मान लिया। जैसे ही आपने यक्स मीटर माना तो लंबाई तुरंत निकल जाएगी। इसलिए लंबाई जो है, लंबाई बोला है कि चौड़ाई से 8 मीटर अधिक होना चाहिए, इसलिए लंबाई जो होगा वो यक्स प्लस 8 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को? और पार्क का क्षेत्रफल हमको दे रखा है 240 मीटर। तो ये बताइए कि पार्क का क्षेत्रफल, अब पार्क हमारा जो पार्क है वो आयताकार है, तो पार्क का क्षेत्रफल मतलब आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ से पार्क का क्षेत्रफल हमको आगे से दे रखा है कितना? 240, तो लिखूंगा 240 मीटर स्क्वायर दे रखा है। लंबाई अभी आपको निकली है कितना? यक्स प्लस 8, और चौड़ाई निकला है एक्स। अब यहाँ से हम हल कर देते हैं, तो हो जाएगा 240 बराबर यक्स में यक्स गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर, और प्लस 8 में यक्स गुणा होगा तो हो जाएगा 8 यक्स। ठीक है, तो इसको इधर इसको उधर लिख सकते हैं, तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 8 यक्स बराबर 240। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ से आपको निकल जाएगा यक्स स्क्वायर और प्लस 8 यक्स प्लस 240 इधर आएगा तो माइनस 240 बराबर क्या आ जाएगा? 0। अब आपका द्विघात समीकरण, इसको हल कर दीजिए। 240 गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस 240, क्योंकि यहाँ पे एक छिपा होता था एक। अब करना कि कैसे हल करते हैं सबको मालूम है कि बीच में आपका प्लस 8 एक्स है, तो जोड़ने या घटाने पे आपका आना चाहिए प्लस के 8, और गुणा करने पे आपका आना चाहिए माइनस के 240। ऐसा फैक्टर आपको बनाना है। ठीक है, कि गुणा करने पे आपको माइनस 240 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 8 आना चाहिए। तो बताइए कैसे फैक्टर बनेगा? तो फैक्टर बन सकता है 20 गुणे 12, क्योंकि 20 में 12 को गुणा करेंगे तो 240 भी आ जाएगा, 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 भी आ जाएगा। लेकिन ख्याल रहे कि आप लोगों को इसमें बड़ा कौन होगा? तो बड़ा इसमें आपको 20 है और छोटा आपका 12 है, तो 12 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े में से छोटे घटाते हैं, बड़ा का चिन्ह लगाते हैं। तो 20 में से माइनस 12 जाएगा तो 8, और 20 में 12 गुणा होगा तो माइनस 240 भी हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो यहाँ पे सेट कर देना है कि यक्स स्क्वायर और प्लस के 20 यक्स लूंगा और माइनस के 12 यक्स लूंगा, और फिर ये माइनस 240 बराबर क्या आ जाएगा? 0। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप पेयर बना लीजिए, यहाँ से यक्स कॉमन ले लेंगे तो यक्स प्लस क्या बचेगा? 20, और माइनस यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे तो 12 से 12 कैंसिल, तो बच गया यक्स, माइनस माइनस गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, 12 का भाग 240 में देंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 20 12 में बराबर 0। अब यहाँ पे भी आपका यक्स प्लस 20 और यहाँ पे भी यक्स प्लस 20 आ गया, तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा यक्स प्लस 20 कॉमन आ गया, तो इधर बच जाएगा आपका यक्स, इधर बच गया माइनस 12, तो हो जाएगा यक्स माइनस 12 बराबर क्या आ गया? 0। अब क्या हमको करना क्या होता है कि एक बार इसके बराबर 0 कर देंगे, एक बार इसको इसके बराबर 0 कर देंगे, तो हो जाएगा आपका यक्स प्लस 20 बराबर 0, और एक साइड आप इधर लिख लीजिए यक्स माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से यक्स बराबर माइनस तो 20, तो माइनस में तो कोई कैलकुलेशन होगा, लंबाई माइनस में कभी हो नहीं सकती है, इसलिए यक्स बराबर माइनस 12 उधर जाएगा तो प्लस 12, यक्स बराबर 12 आ गया। अब हमसे पूछा क्या था यहाँ पे? तो लंबाई और चौड़ाई पूछा था, इसलिए पार्क की लंबाई, इसलिए पार्क की लंबाई, तो पार्क की लंबाई को हमने माना था यक्स प्लस 8 मीटर। ठीक है, तो पार्क की लंबाई क्या हो जाएगा? यक्स का वैल्यू कितना गया? 12, तो हो जाएगा 12 प्लस 8, तो 12 या 8 कितना हो गया? 20 मीटर पार्क की लंबाई। और पार्क की चौड़ाई भी ज्ञात करना है, तो पार्क की चौड़ाई को हमने यक्स माना था, पार्क की चौड़ाई को हमने क्या माना था? यक्स, और यक्स का वैल्यू खुद ही आया है, तो हो जाएगा 12 मीटर। तो देखिए पार्क की चौड़ाई 12 मीटर और लंबाई 8 मीटर, तो लंबाई देखिए 8 मीटर अधिक है कि नहीं?
तो पार्क की चौड़ाई 12 मीटर और पार्क की लंबाई 20 मीटर। तो देखिए लंबाई जो है चौड़ाई से 8 मीटर अधिक, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है बिल्कुल। तो देखिए यह प्रश्न बनना तय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न आप बना के अच्छे तरीके से समझ के जाइएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, यहीं पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा इसको लगाने में। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? कोई दिक्कत, कुछ भी समस्या होगा तो आप तुरंत कमेंट करके बताइएगा, पूरा समाधान आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको निश्चित रख लीजिए। डेली वीडियोज अगर आप देख लेंगे मैथ की पेपर तक, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके चले आएंगे, कोई भी परेशान नहीं होगी, मैं हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इससे एक प्रश्न बनना तय है, इसलिए तय है क्योंकि आपको बोलता है देगा, आपको समीकरण दे देगा और कहेगा इसको रैखिक समीकरण युग में बदल के हल कीजिए। देखिए बड़ा इक्वेशन है, ऐसे तो आपको आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है, तो इसलिए हम इसे क्या करते हैं, रैखिक समीकरण युग में बदल के हल करते हैं। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। अब यह समीकरण हमको दे रखा है और कह रहा है कि 2, फिर कोष्टक में दिया है 2x माइनस 1 बटे में x प्लस 3 माइनस के 3 और उसमें गुणांक दिया है x प्लस 3 बटे में 2x माइनस 1 बराबर 5। और कह रहा है कि जो x का वैल्यू आएगा ना वो -3 नहीं होना चाहिए और न तो आपका 1/2 होना चाहिए। जो लास्ट में x का वैल्यू आप निकालेंगे वो -3 और 1/2 नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखिए किस प्रकार हल करेंगे। देखिए सबसे सिंपल फंडा है कि जो आपको ये दिखाई दे रहा है 2x माइनस 1 और बटे में x प्लस 3 और फिर इसी चीज़ का जस्ट उल्टा कर दिया है, ऊपर भेज दिया x प्लस 3 को और नीचे दे दिया 2x माइनस 1 को। इसको हमें नियतांक मानना पड़ेगा। जैसे मैं कर दूंगा कि 2x माइनस 1 और बटे में दिया है x प्लस 3 दिया ना, इसको मान दूंगा कि माना, यहाँ पर लिखूंगा कि माना इतना बराबर हमने इसको मान लिया y, इतना बराबर इसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया। और जस्ट इसका अगर उल्टा कर दूं, अगर x प्लस 3 देखिए ऊपर भेज दूं और इसको जस्ट नीचे ला दूं 2x माइनस 1, तो यहाँ पे क्या होगा, एक इसके नीचे छिपा तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर और y कहाँ जाएगा नीचे। मतलब इतना बराबर इसको मैं इतना मान सकता हूँ और इसको मैं इतना मान सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देना है तो हो जाएगा 2। अब इतना का वैल्यू अगर हम y रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे y और -3 गुणे इतना का वैल्यू अगर मैं 1/y रखूँ तो हो जाएगा 1/y बराबर क्या हो जाएगा 5। क्लियर, 2 को गुणा y में होगा तो हो जाएगा 2y और माइनस ये हो जाएगा आपका 3/y बराबर 5। ठीक है, कुछ नहीं यहाँ पे, तो आप 1 मान लीजिए और एलसीएम कितना हो जाएगा आपका y, 1 में y का भाग देंगे तो y को गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपका 2y², बीच में आपका माइनस y से y कैंसिल तो 3 बराबर क्या बच गया 5। यहाँ तक किसी चीज़ को दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हल करता हूँ, यहाँ पे तो हो जाएगा 2y² माइनस 3 बराबर y यहाँ पे भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा तो हो जाएगा 5y, तो हो जाएगा आपका 2y² प्लस 5y इधर आएगा तो -5y और ये -3 बराबर क्या बच गया 0 बच गया। ठीक है, चलिए अब इसको फैक्टर में तोड़ देते हैं। तो इस 5 को किस रूप में तोड़ देंगे तो 2y² माइनस 6y और प्लस y में तोड़ देते हैं, क्योंकि 6y में से y चला जाएगा तो 5y हो जाएगा और 6y और y में गुणा करेंगे तो आपका 6y² भी हो जाएगा, क्योंकि 6y में y को गुणा करेंगे तो 6y² होगा और -3 बराबर 0। इस 5 -5y को हमने इस रूप में तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो आप जानते ही हैं कि कैसे इसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको पेयर बना लेना है इसके साथ इसके साथ। इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 2y कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका y माइनस 2 3 6 y माइनस 3। यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं तो एक कॉमन ले लेंगे, एक कॉमन ले, यहाँ बीच में प्लस है, ठीक है प्लस लगाइएगा, एक कॉमन लेंगे तो आपका y माइनस 3 यही बचने वाला है बराबर 0। इसमें भी y माइनस 3 इसमें भी y माइनस 3 है तो y माइनस 3 क्या लिया जाएगा कॉमन, तो हो जाएगा y माइनस 3 हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया और यहाँ बच गया 2y प्लस क्या बच गया 1 बराबर क्या बच गया 0। तो यहाँ पे हो जाएगा एक बार y माइनस 3 बराबर 0 कर दिया जाए तो y बराबर क्या आ जाएगा 3 और एक बार इसके बराबर 0 कर दिया जाए 2y प्लस 1 बराबर 0 कर दिया जाए तो 2y बराबर प्लस 1 उधर जाएगा तो -1 और y बराबर -1 बटे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे कि y बराबर 1 3 आ गया, एक y बराबर -1 बटे 2 आ गया। तो हम क्या करेंगे कि दोनों सिचुएशन में दोनों वैल्यू रखेंगे। एक बार हम करेंगे कि हमने माना था क्या 2x माइनस 1 बटे में माना था x प्लस क्या माना था 3, इसके बराबर हमने क्या माना था y, यही ना माना था। देखिए ऊपर इसमें इसका वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा
2x माइनस 1 बटे में x प्लस 3 बराबर y की वैल्यू एक बार क्या रखेंगे 3 आता था। इसी समीकरण में एक बार y की वैल्यू माइनस 1 बटे 2 रखेंगे, मतलब 2x माइनस 1 बटे में x प्लस 3 बराबर क्या रखेंगे माइनस 1 बटे क्या रखेंगे 2 रखेंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो चलिए हो जाएगा आपका, यहाँ कुछ नहीं तो क्या बनेगा 1, इसका गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 3x और प्लस 3 तो लिखे 9। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, हल कर दिया जाए 2x प्लस के 3x इधर आएगा तो माइनस 3x बराबर 9 और माइनस 1 के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के x। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन कर देंगे तो माइनस x बराबर कितना जाएगा 9 1 10। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया माइनस के 10, x बराबर क्या आ गया माइनस के 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और इसको हल करेंगे तो गुणा कीजिए तो 2 दूनी के 4x माइनस 2 एकम 2 अब बराबर माइनस के 1 गुणा x में होगा तो माइनस x और प्लस 3 गुणा माइनस में होगा तो माइनस 3, तो हो जाएगा 4x और प्लस x, क्योंकि माइनस x इधर आएगा तो प्लस x बराबर माइनस 3 प्लस माइनस 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2, तो 4 1 5x बराबर कितना बच गया इधर माइनस के 1, x बराबर क्या आ गया माइनस 1 बटे 5। तो x बराबर क्या आ गया माइनस 1 बटे 5। तो देखिए x का हमको हल चाहिए था तो x बराबर क्या आ गया 1 माइनस 10 आ गया और 1 माइनस 1 बटे 5 आ गया, तो ये इसका हल निकल गया। तो देखिए कितना सिंपल है और इस प्रकार आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 7वां वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न नंबर 7वां कोई भी डाउट आपको नहीं होगा प्रश्न नंबर 7वें में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8वें की तरफ बढ़ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था और इससे आपको एक चीज़ और नॉलेजमेंट हो जाएगी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, उससे सवाल भी किस तरह लगते हैं। उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, उसी के आधारित है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P जो है उसके निर्देशांक 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक दे चुका है और कह रहा है कि y का मान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए कहना क्या चाह रहा है यह कि अगर एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक दे रखा है 2, -3 और एक बिंदु यहाँ पे Q है जिसका निर्देशांक है यहाँ पे 10, y है और इन दोनों बिंदुओं की जो बीच की दूरी है जिसको हम d से डिनोट करते हैं वो हमको 10 मात्रक दे चुका है। इस y की वैल्यू पूछ रहा है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है सबको मालूम है, तो यहाँ लिखेंगे कि पी क्यू बराबर मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी पी क्यू बराबर जो फार्मूला होता है उसको हम डी से डिनोट करते हैं कि डी बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यह होता है। देखिए x1 आप आगे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यह फार्मूला होता है। अब इसमें हमको डी का वैल्यू आगे दे चुका है, डी का वैल्यू मतलब 10 मात्रक हमको आगे दे चुका है बराबर और सबका वैल्यू हमको निकालना है। तो एक चीज़ जानिए कि पी का निर्देशांक 2, -3 है, तो यह क्या हो जाएगा x1, यह क्या हो जाएगा y1, यह आपका क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। बस वैल्यू रख दीजिए। x2 का है वैल्यू 10 तो रखूँगा 10 माइनस x1 की वैल्यू है 2 तो रखूँगा 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है क्या y माइनस y1 की वैल्यू क्या है -3 तो -3 इसका होल स्क्वायर। तो देखिए हो जाएगा 10 बराबर, इससे हल करेंगे तो 10 में से 2 गया तो 8 तो हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे हल करेंगे तो हो जाएगा 10 बराबर 8 का वर्ग 64 ये प्लस बी के होल स्क्वायर टूट जाएगा तो ए स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 इंटू ए मतलब वाई बी मतलब 3, ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको हल करेंगे तो 10 बराबर यहाँ पे करड़ी में आ जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और प्लस आपका 9 और 2 3 6 वाई आ जाएगा। ठीक है, इसे हल करेंगे तो 10 बराबर यहाँ पे करड़ी में 64 और 9 तो 9 4 13 कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा। 73 और प्लस क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा 6y। अब हमको करना क्या, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ क्या करने पे वर्ग करने पे तो करड़ी हट जाएगी, तो लिखना पड़ेगा आपको दोनों तरफ वर्ग करने पे
दोनों तरफ वर्ग करने पे, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे ना तो करड़ी हट जाएगी, तो दोनों इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग, और इसका वर्ग करेंगे तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 10 का क्या हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 73 इधर आएगा तो माइनस 73 बराबर इधर बच क्या जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस क्या बच जाएगा 6y। तो 100 में से यहाँ पे 73 घटा दिया जाए तो कितना बच जाएगा 27, 27 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y। इस चीज़ को इधर लिख दीजिए, इसको उधर लिख दीजिए ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 27। अब क्या कीजिए कि वाई स्क्वायर प्लस 6y, 27 को इधर लाइए तो माइनस 27 बराबर 0। अब फैक्टर कर दीजिए कि जोड़ने घटाने पे 6 आ जाए, गुणा करने पे 27, तो हो जाएगा 9 3 27। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। यही ना होगा, क्योंकि 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 9 में 3 गुणा करेंगे 27 भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर बना लीजिए, यहाँ पे y कामन ले लेंगे तो बचेगा y प्लस 9, अब माइनस यहाँ पे 3 कामन लेंगे तो y माइनस कामन लिया तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 9 27, 9 बार जाएगा बराबर 0। इसमें भी y प्लस 9, इसमें भी y प्लस 9 कामन ले लेंगे तो y प्लस 9 कामन हो गया, और यहाँ बच गया y माइनस 3 बराबर क्या 0। एक बार आप y प्लस 9 बराबर 0 कर दीजिए तो y बराबर आपका आ जाएगा माइनस 9, एक बार y माइनस 3 बराबर 0 कर दीजिए तो y बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा था y का वैल्यू, तो y का वैल्यू 2 आ गया, y बराबर 1 माइनस 9 आ गया, और y बराबर 1 आपका 3 आ गया, यही y का वैल्यू आ गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हल होगा। ठीक है, तो देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से। कोई भी डाउट आपको नहीं होगा प्रश्न नंबर 8वें में। ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत आप लोगों को बताइएगा, कोई समस्या है नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 8वां बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 9, और उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। चलिए उसको समझते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए यह प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक प्रश्न तो बनना तय है यहाँ से, 2020 का यह प्रश्न है, लेकिन यहाँ से एक प्रश्न बनना तय होता है, पहले चैप्टर से लिया गया है कि आपको पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्या दे देगा, जैसे 96 और 404 दिया है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका मस ज्ञात करना है, इसके बाद फिर इसका लस भी ज्ञात करना है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे 96 है तो 96 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे तोड़ेंगे, कैसे टूटेगा, 2 से कटाएंगे तो 48 बार में, 2 से कटाएंगे फिर 24 बार में, 2 से कटाएंगे तो 12 बार में, 2 से कटाएंगे तो 6 बार में, फिर 2 से कटाएंगे तो 3 बार में। ठीक है, बस कैंसिल हो गया, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16। ठीक है, 16 3 48, एक बार और कटेगा। जैसे 2 से कटाया तो 48 बार में, 2 से कटाया तो 24 बार में, 2 से कटाया तो 12 बार में, 2 से कटाया तो आपको 6 बार में, फिर 2 से कटाइए, 2 से कटाएंगे तो 3 बार में, फिर 3 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप रफ कार्य में यहाँ पे 96 का यहाँ पे एलसीएम लेके आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए 2 से कटाएंगे तो 48, 2 से कटाएंगे 24, ये रफ कार्य है। ठीक है, 2 से कटाएंगे तो 12, 2 से कटाएंगे तो 6, 2 से कटाएंगे तो 3, 3 से कटाएं तो 1। तो इसी चीज़ को हमने इस तरह लिखा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह यहाँ 404 भी है, 404, तो 404 को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 से कटाएंगे तो 202 आ जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 101 आ जाएगा, और 101 खुद 101 से कटता है, हो जाएगा। नहीं तो रफ कार्य पे इस तरह अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो रफ कार्य पे कर लीजिएगा। 2 से कटाएंगे तो 202, 2 से कटाएंगे तो 101, और 101 तो 101 से ही कटेगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को हमने लिखा, ये रफ कार्य में आपको करना है, किस पे, रफ कार्य में। बाकी फेयर में सिर्फ इतना करना है आपको। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताइए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5, तो इसको मैं 2 पे पावर 5 गुणे 3 लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पे 2 और गुणे 101 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब हमको मस ज्ञात करना, सबसे पहले मस ज्ञात करते हैं। मस ज्ञात करना इन्हीं दोनों संख्याओं का, 96 और किसका 404 का हमें मस ज्ञात करना है। मस में क्या होता है कि मस में सबसे कॉमन देखा जाता है कि दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है। ठीक है, और सबसे छोटी घात देखी जाती है। तो देखिए सबसे कॉमन मतलब इसमें 101 है, उसमें 101 नहीं है, कॉमन क्या है इसमें, 2 पे पावर 2 इसमें है, और 2 पे पावर 5, मतलब 2 कॉमन में है, लेकिन 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, लेकिन 2 पे सबसे छोटी घात क्या है, 2 पे पावर 2 है, तो यही हम लेंगे, 2 पे पावर 2 सबसे छोटी घात, तो 2 दूनी के 4, 4 इसका क्या आ जाएगा आप लोगों का मस। मतलब कि मस निकालने का फॉर्मूला होता है कि अभाज्य गुणनखंड की छोटी घात लेते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड की छोटी घात, मतलब उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की, दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है और सबसे छोटी घात उसकी क्या है वही लेते हैं। यहाँ पे लिख भी दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। क्या लेते हैं,
उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की छोटी घात लेते हैं। क्या लेते हैं? छोटी घात लेते हैं जब मसन निकालते हैं। तो क्लियर हो गया। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की छोटी घात लेते हैं मसन निकालने के लिए। मसन क्लियर हो गया ना। अब हम लसन निकालते हैं। लस किसका? इन्हीं दोनों संख्याओं का 96 और किसका 404 का निकालेंगे लस। तो लस में क्या होता है कि उभयनिष्ठ नहीं देखा जाता है, अभाज्य गुणनखंड देखा जाता है। जो मिल रहा है सबको लेना है, लेकिन सबकी बड़ी घात लेना है। ठीक है, तो देखिए क्या मिल रहा है, 2 इसमें है तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 पे पावर 5 हमने उठा लिया। और क्या 3 है तो 3 की सबसे बड़ी घात 3 उठा लिया। और क्या 101 है तो 101 की सबसे बड़ी घात वही है तो 101 भी उठा लूंगा। मतलब जो भी अभाज्य गुणनखंड रहेगा सबका लूंगा, लेकिन सबका बड़ी घात लूंगा। तो 2 था तो 2 की सबसे बड़ी घात, 3 था तो 3 की सबसे बड़ी घात, 101 था 101 की बड़ी घात ले लिया। 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32। और ये क्या हो जाएगा? 3 गुणे 101। अब यहाँ से मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तीनों को मिला के तो आ जाएगा आपका 96, मतलब 9696 आ जाएगा। और यही कहलाएगा लस। तो देखिए इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड से किसी भी दो संख्याओं का लस और मस इस प्रकार निकालते हैं। 2 से अधिक भी संख्या हो सकती है, 3 हो सकती हैं, लेकिन मेथड आपका यही होने वाला है कि जब भी अगर मस निकालेंगे तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की छोटी घात, लस में उभयनिष्ठ नहीं देखा जाता है, पूरी की पूरी अभाज्य संख्या देखी जाती है और लेकिन उसकी बड़ी घात देखी जाती है। बस यही होता है, कोई नहीं। तो ये प्रश्न नंबर 9 था। हमको तो नहीं लगता है कि प्रश्न नंबर 9 में कोई भी समस्या आपको होगी और आराम से इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करके आएंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, उसको नोट कीजिए। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 10 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनना आप लोगों का तय है 2022 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और प्रश्न यह है कि ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण का जो युग्म आपको दिखाई दे रहा है, एक 2x - 3y = 8 और एक 4x - 6y = 9, यह संगत है या असंगत है। ठीक है, संगत है या असंगत है ये बताना है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड होता है और आराम से इस क्वेश्चनों को सॉल्व के चले आएंगे। तो देखिए संगत और असंगत का मेथड क्या होता है, समझिए कंसेप्ट। संगत और असंगत 3 ही कंडीशन चलता है, मात्र कितनी कंडीशन? 3 ही कंडीशन। और ये तीनों कंडीशन क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, उस कंडीशन में क्या होता है? संगत। ठीक है, और एक कंडीशन संगत का और होता है कि जब A1/A2 बराबर हो जाता है B1/B2 के और ये भी बराबर हो जाता है C1/C2 के, उस कंडीशन में भी क्या होता है? संगत। बस मात्र एक ही कंडीशन होता है कि जब A1/A2 बराबर होता तो है B1/B2 के, लेकिन यह बराबर नहीं होता है C1/C2 के, उस कंडीशन में हो जाता है असंगत। तो यही तीनों कंडीशन है। अगर ये दोनों कंडीशन बनेगा तो संगत, ये बनेगा तो असंगत। तो चलिए तुलना करके देख लेते हैं। पहला समीकरण आपका है 2x - 3y = 8, दूसरा आपका है 4x - 6y = 9। करना क्या है? 2x - 3y + 8 इधर आएगा तो -8 = 0। और ये क्या है? 4x - 6y और प्लस के 9 इधर आएगा तो -9 = 0। ये पहला है, ये दूसरा है, तो इसलिए इसको लिखेंगे A1x और प्लस B1y और प्लस C1 = 0। ठीक है, ये दो रैखिक समीकरण के आपके क्या है स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं। यह हो जाएगा आपका A2x दूसरा है तो इसको मानेंगे B2y और प्लस C2 = 0। इसको इससे तुलना कर लेंगे, इसको इससे तुलना करेंगे। तो यहाँ से A1 बराबर क्या निकलेगा? 2 और B1 बराबर क्या निकलेगा? -3 और C1 बराबर -8। समझ रहे हैं ना कैसे निकल रहा है? अरे भाई x x कैंसिल तो A1 = 2, y से y कैंसिल तो B1 = -3 और C1 = -8। इसी तरह यह x x कैंसिल तो A2 बराबर क्या आ जाएगा? 4 और y से y कैंसिल तो B2 बराबर क्या आ जाएगा? -6 और C2 बराबर -9 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा। अब हम तुलना कर लेते हैं तो A1 बटा क्या तुलना करेंगे? A2। तो A1/A2 को तुलना करेंगे तो A1 का वैल्यू कितना दिया है? 2 और A2 का वैल्यू यहाँ से 4 घटाएंगे तो 2 कम 2, 2 दूनी के 4 आ जाएगा 1/2। इसी तरह B1/B2 का निकाल लिया जाए तो B1/B2, B1 का कितना है? -3 और B2 का -6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 कम 3, 3 दूनी के 6, 1/2 कितना गया? B1/B2। अब देखिए दोनों बराबर हो गया तो यही कंडीशन हो गया कि A1/A2 बराबर हो गया B1/B2
B2 के, और एक निकाल दिया जाए क्या C1 बटा C2, उसको देख लिया जाए। तो C1 का वैल्यू कितना है -8 और C2 की वैल्यू -9, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 8/9 हो गया। तो देखिए यह C1 बटा C2 ये तो दोनों बराबर है, लेकिन यह बराबर नहीं हो पा रहा है C1 बटा C2 के। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कंडीशन बन गया कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, और यह बराबर नहीं है किसके, C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। तो हमने बताया था कि जब यह कंडीशन लगे कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, यह बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, तो उस समय यह क्या होता है आप लोगों का, तो असंगत होता है। तो देखिए यही चीज़ है ना, तो असंगत, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए यह रैखिक समीकरण, लिखना पड़ेगा, लास्ट में लिख लीजिएगा, इसलिए यह रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है। क्या है, असंगत है, ये आपको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ से प्रश्न बनाते हैं और आराम से आएगा, आराम से आप एग्जाम में कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने डिस्कस किया है। कोई दिक्कत आप लोग को और ही बताइएगा कमेंट करके, किसी भी चीज़ में दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। हाँ, ईमानदारी से आप पढ़िएगा, ठीक है, और पेपर में अच्छे मार्क्स लाना है। तो अब तो बहुत ज़्यादा समय भी हो गया, 10 महत्वपूर्ण हमने बता दिया। डेली वीडियोस आएंगी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िएगा। मैथ में दिक्कत नहीं होगा, हर एक कोई भी दिक्कत सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। ठीक है, प्लेलिस्ट पे चले जाइए, सब सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप पूरा खोलकर आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस भी सब्जेक्ट में दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा।